में जिस तरह की चाल चल रही है अक्रॉस आपके पोर्टफोलियो में, अगर आप किसी भी तरह की तेज़ी देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि अगर किसी भी तरह के डाइवर्सिफिकेशन को आप फॉलो कर रहे हैं, जहां पर आपके पास इक्विटी भी हो, डेट भी हो, सोना भी हो, रियल एस्टेट भी हो, और यहाँ सब जगह अगर मुनाफा दिखाई दे रहा है, तो किस तरह की रणनीति आपको जो है अपनानी चाहिए। और बाज़ार में गिरावट जब होती है तो बहुत सारे सतर्कता आपको बरतनी होती है। कईयों को लगता है कि उनका डूबा हुआ पैसा शायद कभी वापस ही नहीं आएगा, लेकिन अगर पैसा लगातार बन रहा है, अगर लगातार निरंतर आप मुनाफे में बैठे हुए हैं, तब भी क्या बाजार में जोखिम होता है? तब भी क्या आपको बाजार की तेजी से डर लगना चाहिए? कैसे इस तेजी को अपने फायदे के लिए आप अपना सकते हैं? श्वेता रजानी, हेड म्यूचुअल फंड आनंद राठी वेल्थ, मेरे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। तो श्वेता, सबसे पहले तो बाजार में तेजी पर जो जोखिम है उस पर बात करते हैं। समझना यहाँ पर ये चाहेंगे कि जब बाजार में तेजी होती है, तेजी का माहौल तो अच्छा होता है, आपको कमाई हो रही होती है पोर्टफोलियो में, तो इसमें जोखिम किस तरह से शामिल होता है? जी कविता जी, जैसे आपने कहा जब मार्केट बढ़ रहा है तो रिटर्न तो सभी देख रहे हैं, लेकिन जो जोखिम ये होता है कि अगर आपकी जो रणनीति थी, जैसे रणनीति में दो भाग हो जाते हैं मैं कहूंगी। एक होता है आपका एसेट एलोकेशन का, कितना आप चाहते थे इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, आपकी एसेट एलोकेशन क्या थी, और दूसरा आपकी प्रोडक्ट एलोकेशन आपने क्या डिसाइड कर रखी थी। अगर आप वो ट्वीक नहीं करते हैं तो आपका जोखिम बढ़ जाता है। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आप चाहते थे अपने पोर्टफोलियो में 60% की इक्विटी, लेकिन क्योंकि मार्केट बढ़ गया है, आप वो 60% से 70% या उसके 80% इक्विटी पे पहुंच चुके हो। अगर आप उसको रीबैलेंस नहीं करते हो, तो आपके पोर्टफोलियो का जोखिम बढ़ गया है। तो ये रीबैलेंस बहुत ज़रूरी होता है कि आप करें, और आपकी जो भी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी थी, उस पर चलते चलें। अगर आप वो करते रहेंगे, तो फिर मार्केट किसी भी लेवल पे चला जाए, कितना भी आप मार्केट में चढ़ाव क्यों ना देखें, आपके लिए वो एक जोखिम जो है, वो मैनेज होते चल रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी स्ट्रैटेजी, आप उससे बने रहें, और अगर आपकी वो स्ट्रैटेजी एक बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल हिट कर गई है, आप उस पे वापस आ जाएं। जब बाजार में हम तेजी की बात कर रहे हैं या जब पोर्टफोलियो में हम मुनाफे की बात कर रहे हैं, तो ये किस किस तरह से आपको पोर्टफोलियो में आता हुआ दिखाई देगा? जी, देखें, सबसे पहले तो आप देखोगे कि अगर मार्केट में बढ़ोतरी हो रही है, तो आपकी पोर्टफोलियो जो इक्विटी कंपोनेंट है, वहां ज्यादा दिखेगी। तो जैसे मैंने कहा, पोर्टफोलियो की लेवल ओवरऑल बड़ी है, लेकिन उसमें भी भाग होते हैं। आप देखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 मार्केट कैप है। तो उसमें बढ़ोतरी कहाँ सबसे ज्यादा हुई है? अगर जैसे स्मॉल कैप ने पिछले 1 साल में 50% से ज्यादा की रिटर्न दे दी, और लार्ज कैप ने करीबन 28% की रिटर्न दी थी, तो वो एक रीबैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाएगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो ये आ जाती है प्रोडक्ट लेवल, जो आपकी एलोकेशन थी, वो भी आप ध्यान में रखें और उसको आप रीबैलेंस करते चलें। श्वेता, ये बताइए, जब हम बाजार में तेजी में जोखिम को गिनना चाहें, जब हम बाजार में अक्रॉस अभी तो फिलहाल वॉल्टिलिटी का माहौल दिखाई दे रहा है, लेकिन बाजार का ऐसा फेज जहां पर हम ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें एक अच्छा खासा करेक्शन दिखाई देगा, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हो सकता है आने वाले वक्त में हमें करेक्शन दिखाई दे, और इसकी उम्मीद में हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन जो करेक्शन या गिरावट की बात कर रहे हैं वो आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप्स में हमें करेक्शन जो आता हुआ दिखाई दिया, हमें लगा कि शायद लंबा चल सकता है, लेकिन वहाँ भी अब जो है चाल थोड़ी सी संभलती हुई दिखाई दे रही है। अब तो इलेक्शन का भी माहौल है, इलेक्शन के माहौल में हम बाजार में फ़िलहाल काफ़ी सतर्कता बरतें, और बाजार की चाल भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी मध्यम ही रह सकती है। अब ओवरऑल तेज़ी के इस माहौल में किसी को फ़ायदा उठाना है, तेज़ी के ही माहौल में मुनाफे से ही फ़ायदा उठाना है, तो मुनाफे को ही कहाँ निवेश करें ताकि और मुनाफा कमा सकें? क्या ये रणनीति अभी फ़िलहाल अपनानी चाहिए? मैं नियर टर्म ट्रिगर के लिहाज से पूछ रही हूँ, क्योंकि इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है। अक्रॉस मार्केट कैप्स हम देख रहे हैं कि असर पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर मेरे ख्याल से लार्ज कैप पर पड़ेगा, और वही हम यही उम्मीद कर रहे हैं, या यही आकलन भी दिखाया जा रहा है कि शायद लार्ज कैप से
को लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। फिलहाल जो लोग मुनाफे पर बैठे हुए हैं, नियर टर्म आउटलुक, अगर मैं इलेक्शन तक की रणनीति समझना चाहूँ या स्ट्रैटेजी कुछ आप बता पाएँ, तो उस कमाए हुए मुनाफे को घाटे में ना तब्दील हो जाए, कहाँ पर इस वक्त प्लेस कर देना चाहिए ताकि और मुनाफा हो? जी। कविता 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले तो मैं आपने 6 महीने इवेंट रिलेटेड मुझसे पूछा तो मैं ये बता देती हूँ। हमने पिछले 5 जनरल इलेक्शन को स्टडी किया था और वहाँ देखा गया कि जब पोलिंग शुरू होती है, उससे 6 महीने बाद, जैसे अब हम देखेंगे पोलिंग अप्रैल में शुरू होती है, तो अप्रैल से लेके सितंबर तक पिछले 5 जनरल इलेक्शन में क्या हुआ है, तो ज़्यादा करके मार्केट बढ़ा ही है पोलिंग के बाद भी। और जिस सालों में जैसे 2004 में जो इलेक्शन का आउटकम था वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग उसके अगेंस्ट था, तब हमने थोड़ी गिरावट देखी थी। और 2019 में जो जनरल इलेक्शन का आउटकम एक्सपेक्टेड था, वही आउटकम आया था, तब भी मार्केट में करीबन 2-3% की ही करेक्शन हुई थी। मैं क्या कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि इलेक्शन इतना बड़ा रिस्क नहीं होता है जितना हम परसीव करते हैं उसको होना। लेकिन इस माहौल में भी अगर किसी को एक थोड़ा सेफ प्ले करना है, तो मैं कहूंगी आप लार्ज कैप कंपोनेंट में अपनी एलोकेशन बढ़ा दें। तो जैसे अगर 50% आप लार्ज कैप बोल रहे थे अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो आप उससे बढ़ा के 65% तक आप ले जाएं। हालांकि जैसे मैंने कहा, अगर वो इवेंट प्ले आउट नहीं भी करता है, तो उससे डील करने का दूसरा तरीका ये होगा, 6 महीने की जगह आप अपना होल्डिंग पीरियड 8-9 महीने के लिए अगर बढ़ा दें, तो ये भी देखा गया है कि विद इन अ ईयर मार्केट में एक करेक्शन आने के बाद वो इम्प्रूवमेंट भी आ जाती है। लेकिन पहली चीज, आप लार्ज कैप एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो का बढ़ा दें। और दूसरी चीज, क्योंकि अगर आपको थोड़ा लंबा समय मिलना चाहिए, मेरी सलाह ये होगी कि आप ज्यादा स्टैगर ना करें अपनी इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अभी उसको मार्केट में निवेश कर लें। ये था इवेंट बेस्ड। दूसरी चीज, आप एक्चुअली कह रहे थे कि मार्केट बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग करेक्शन के लिए उम्मीद किए बैठे थे कि एक करेक्शन आएगी। तो जब तक आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जो अभी का सिनेरियो है, अगर हम देखें हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी कंपनी की जो कंपनी मुनाफे डिक्लेयर कर रही है, वो काफी हद तक अच्छा है और इंडिया के फेवर में है। इसीलिए हम वो करेक्शन नहीं देख रहे हैं जो सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको कुछ आंकड़े बताऊं, तो 2023 का पीक लेवल निफ्टी का था 22,700 का। आज जब हम बैठे हैं, हम 20,700 का था और आज हम बैठे हैं 22,000 600-700 के लेवल पे, जो एक नई पीक टच हुई है। यहाँ से भी मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद है। करेक्शन अगर आती है 5-10% की, वो बहुत नॉर्मल है। लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर पैसे हैं, आप करेक्शन के लिए वेट ना करें। ये भी अच्छा समय है मार्केट में निवेश करने के लिए। निवेश की रणनीति तो आपसे हम पूछते ही रहते हैं, लेकिन अब वो तमाम लोग जिनके लक्ष्य नज़दीक आ गए हों और प्रॉफिट दिखाई दे रहा हो फिलहाल पोर्टफोलियो में, तो उन्हें किस तरह से एग्जिट रणनीति जो है वो बना लेनी चाहिए? क्योंकि आपका लक्ष्य आपने बहुत समय पहले अगर तय कर रखा है और आप लक्ष्य के नज़दीक आ रहे हैं, मान लीजिए 3 महीने 6 महीने 1 से 6 महीने 1 साल से 6 महीने का अगर वक्त आपके पास है, और ऐसे में जो मुनाफा दिखाई दे रहा है उसे हमें कहाँ कैसे शिफ्ट कर लेना चाहिए? जी, कविता जी, इनके केस में मैं कहूँगी जोखिम नहीं लेना चाहिए, बिकॉज़ हो सकता है आपका लक्ष्य था बच्चे की पढ़ाई के लिए या बच्चे की शादी के लिए, घर की ईएमआई देनी थी। तो यहाँ अगर आपके पास अगला 4 से 5 महीने का ही समय है, तो आप इक्विटी से निकल के अपना प्रॉफिट बुक करके आप डेट में आ जाएँ, एक सेफर इंस्ट्रूमेंट में आ जाएँ, ताकि आपका जो लक्ष्य अचीव हुआ था, उसकी राशि आपने जोड़ ली है, वो एक सेफ गार्डेड पड़ी है। हाँ, अगर आपके पास 1 साल तक का समय है, तो फिर आप कुछ महीने और इक्विटी में रुक सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने या कम से कम का समय है आपके पास, तो फिर तो आप इक्विटी का उतना पोर्शन निकाल के आप डेट में चले जाएँ। चीज़ मेरे ख्याल से ये आपके डेटा पॉइंट में भी आई है, जहां पर अगर आप केवल बाजार की तेज़ी में निवेश करते हैं और दूसरा अगर आप एसआईपी के ज़रिए डिसिप्लिन वे में निवेश करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ये लगता है कि फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाता है। कुछ लोग हैं जो बाजार में तेज़ी आने को लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं, उनको लगता है कि अभी लगा देना चाहिए सारा पैसा, जबकि होना चाहिए उल्टा
जब बाजार ठीक नहीं कर रहा हो तब आपको निवेश की रणनीति बनानी चाहिए। और जो लोग अनुशासित तरीके से एसआईपी कर रहे हैं, डिसिप्लिन मैनर में हर महीना, हर तिमाही, छिमाही जो भी है वो पैसे डाल रहे हैं, कमाई के लिहाज से 5-10 साल और 25 साल का आपने कुछ डेटा हमारे सामने साझा किया है, जहां पर क्लियरली जो नियमित एसआईपी कर रहे हैं श्वेता, वो जो पड़ला है वो भारी है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? जी देखिए यहाँ पे दो चीजें हो जाती है। एक तो जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट है वो ज्यादा करके निकल के आपको दिखता है। जैसे जैसे आपका होल्डिंग पीरियड समय बढ़ता जाता है, वहां पर वो कंपाउंडिंग इफेक्ट प्ले कर जाता है। और दूसरी चीज अगर आप यहाँ देखोगे तो ये एक ही टाइम पीरियड बता रहा है कि पिछला 5 साल या पिछला 25 साल। लेकिन अगर आप एवरेज एक्सपीरियंस देखोगे 5-5 साल का, जिसको हम रोलिंग एनालिसिस करते हैं, तो 1% के आसपास का फर्क रहता है। 5 साल का डेटा हो या 10 साल का डेटा हो, लेकिन लेकिन आंकड़े यही बता रहे हैं कि आपको आप दोनों, जैसे आपने भी दोनों डेटा दिखाई, एसआईपी वाली डेटा भी दिखाई, और जिसने वो पीक लेवल पर निवेश किया उसकी डेटा भी हमने देखी। तो जिसने पीक लेवल पर भी अगर निवेश किया हो तो 10% का उसका रिटर्न तो कम से कम बना ही है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये डेटा हमको बता रहा है वो ये है कि हमें, जब मार्केट बढ़ भी रहा है ना, हमें हमारी इन्वेस्टमेंट्स रोकनी नहीं चाहिए। जितना लंबे समय आप दे सकते हो इक्विटी को, उतना ही वो आपको डबल डिजिट रिटर्न देने की क्षमता रखता है। और हर 1% जिसको आप 1 साल और देंगे, कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ही ज्यादा प्ले करते जाएगा अपने पोर्टफोलियो के लिए। इसीलिए मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि अगर आपको पैसा है जो इक्विटी में जाना है, आप मार्केट टाइमिंग ना करें, उसके लिए बॉदर ना करें। चाहे मार्केट सीधी तरह से चल रहा हो या एक पॉजिटिव ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड में हो या बढ़ रहा हो, पीक लेवल पे हो, आपने निवेश करते रहना चाहिए। चलिए, तो ये इस बात को लेकर काफ़ी तरह की समझाइश तमाम तरह के एक्सपर्ट्स लगातार शो पर भी देते रहते हैं कि कैसे बाजार के उतार चढ़ाव से अगर आपको निपटना है तो नियमित तरीके से निवेश करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए होता है। ऐसे में ना ही बाजार की गिरावट को लेकर आपको चिंता होती और ना ही बाजार में आ रही एक तरफा तेज़ी को लेकर आप चिंतित रहते हैं। बहरहाल इस तेज़ी में अगर निवेश की शुरुआत करनी हो तो ये आजकल वैल्यूएशंस मेरे ख्याल से काफ़ी ट्रेंडी टर्म बन गया है। पता नहीं कितने सारे लोग श्वेता इस बात को समझते भी होंगे कि वैल्यूएशंस का मतलब क्या है, क्या इस वैल्यूएशन पे खरीदना चाहिए स्टॉक। तो अब वो तमाम लोग जो न सिर्फ स्टॉक की वैल्यूएशंस देखते हो बल्कि एनएवी भी अगर देख रहे हो किसी फंड की, ये कुछ बताइए कि इनको देखकर कैसे फैसला लें निवेश करने का या ना लें, या ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है? कोई बाजार बहुत महंगा है, बाजार ये कंफर्टेबल वैल्यूएशंस है, इस चीज़ को ज़रा समझाइए। कविता जी, मैं यहाँ 2 मिनट लेती हूँ लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि जब हम वैल्यूएशन बोलते हैं तो हम बोलना क्या चाहते हैं। तो वैल्यूएशन जब हम देख रहे हैं तो मतलब तो ये होता है कि समझ लीजिए आज कोई चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है। कोई कंपनी का स्टॉक आपको 100 रुपए में मिल रहा है, लेकिन जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके हिसाब से उस कंपनी का भाव 100 ना होके हो सकता है 90 होना चाहिए या 110 होना चाहिए। तो अगर उसका भाव 110 होना चाहिए लेकिन वो आज के दिन पे 100 रुपए पे आपको मिल रहा है, तो हम उसको कहते हैं ये अंडर वैल्यूड है या अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो आप इसे खरीद ले। अब ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि वो 110 उसका सही भाव है? वो इस तरह से होता है कि कंपनी तो मुनाफा बना रही है, हर साल अगले कुछ सालों तक वो मुनाफा बनाने वाली है। तो जब मार्केट में ये समझ होती है कि अगले 2-3 सालों के लिए वो कितना मुनाफा बनाएगी और उसको ध्यान में रखते हुए इस कंपनी की प्राइस कितनी होनी चाहिए, तब हम वो वैल्यूएशन के नंबर पर आते हैं। तो इसीलिए आज के दिन पे अब जब हम बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन थोड़ी बड़ी हुई है, ये पहली बात तो जरूरी नहीं कि हर स्टॉक जो आपको मार्केट में मिल रहा है वो ओवर वैल्यूड है। कुछ ऐसी कंपनियां भी होंगी, कुछ ऐसे फंड्स भी होंगे जिन्होंने ऐसे कंपनीज में निवेश कर रखा है जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब दूसरा तरीका आप कैसे समझें, तो एक चीज आप जो चेक कर सकते हैं वो ये देख लें कि उस स्टॉक का या उस फंड का
पीई रेशियो जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो जो वैल्यूएशन का मेजर होता है, वो पिछले 5 साल में या 10 साल में कितना रहा है और आज के दिन पे वो कहाँ है। अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ये एक फेयर वैल्यू है और उसमें आप निवेश कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कई बारी अगर वो 4-5% ज़्यादा भी है अपने पीई से, जैसे मैं कहूँगी एवरेज पीई 20 की है, लेकिन आज वो आपको मिल रहा है 22 पीई पे, वो 10% ज़्यादा है। वो शायद इतना एक्सपेंसिव नहीं है, वो फेयर वैल्यू मार्केट ज़ोन में ही आता है और आप फिर भी उसमें निवेश कर सकते हो। तो वैल्यूएशन को आप हिस्टोरिकल एवरेज से कंपेयर करें। दूसरी चीज़ वैल्यूएशन के अलावा आप ये भी देख लें कि आगे जाकर कितना मुनाफा और बन सकता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है। तीसरा, लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये शॉर्ट टर्म में ज़्यादा हो जाता है कि अगर पैसे उस कंपनी में आ रहे हैं या वो निवेश हो रहा है रेगुलरली उस फंड में, तो भी उसकी परफॉर्मेंस आने की क्षमता रहती है नियर टर्म में। तो ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और एक साथ देखनी चाहिए। खाली वैल्यूएशन को नहीं देखना चाहिए जब आप अपना डिसीजन ले रहे हैं किसी भी स्टॉक में या फंड में निवेश करने का। सॉरी कविता जी, मैंने थोड़ा लंबा आंसर दे दिया, लेकिन जैसे आपने कहा बहुत सुनते हैं वैल्यूएशन की। मुझे नहीं पता कितने लोग समझते हैं, इसीलिए मैंने थोड़ा लंबा आंसर दे दिया आपके लिए। तरीके में और आसान भाषा में समझाया जाए, क्योंकि इसी शो के ज़रिए हम ये नहीं चाहते कि लोगों के पास सिर्फ पोर्टफोलियो की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उनको सुझाई जाएं, बल्कि उन्हें इस काबिल बनाया जाए कि वो खुद अपने निवेश का ख्याल भी रख सकें और उनको आत्मनिर्भर हम उनके आर्थिक रणनीति और योजनाओं को लेकर भी बनाएं। बहरहाल श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन इस चर्चा के मुद्दे को हमें फ़िलहाल यहीं पर रोकना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार श्वेता जुड़ी हुई हैं और फटाफट दर्शकों के सवालों के जवाब फ़ोन लाइन पर दर्शक जुड़ेंगे, जो क्योंकि उन्होंने व्हाट्सएप किए अपने सवाल, जो यूट्यूब पर सवाल छोड़ रहे हैं उनके सवाल हम यूट्यूब के ज़रिए लेंगे और श्वेता उनके जवाब देगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वन अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों को शो में शामिल करने की। और इस बीच अगर आप भी लाइव दर्शक हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और साथ ही यूट्यूब पर भी लाइव देख रहे हैं तो वहाँ भी अपने सवाल हमें छोड़ सकते हैं। तो संदीप व्यास हमारे दर्शक फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप जी नमस्कार, धन्यवाद, अपना सवाल आपने हमें भेजा। बताइए, अब रिटायरमेंट के बाद क्या प्लान है, क्या करना चाहेंगे, कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? संदीप जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? संदीप व्यास जी, चलिए शायद आवाज़ नहीं पहुंच रही हो, लेकिन इनका सवाल हमारे पास है श्वेता, और ये कह रहे हैं कि रिटायर हो चुके हैं और देखिए 5 साल के लिए इन्हें लगभग 3,000 रुपये की राशि की एसआईपी करनी है और 7 से 8 लाख रुपए ने इकट्ठा करने हैं। उसके साथ साथ कुछ स्टॉक मार्केट में भी ये पैसे डालना चाहते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी अगर कोई स्कीम्स है जो इनको बताई जाए तो वो भी ये कह रहे हैं कि उनके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। और फ़ोन लाइन पर अगर जुड़ते तो मैं जानना चाहती थी कि थोड़ा सा इनकी रिस्क एपेटाइट का हम आकलन कर लेते, क्योंकि इन्हें पोस्ट ऑफिस में भी पैसे लगाने हैं, 5 से 8 साल का भी समय है, साथ ही शेयर मार्केट भी बोल रहे हैं, तो रिस्क का एक आकलन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम भी उनको एक रणनीति सुझा सकें। बहरहाल फ़ोन लाइन पर तो है नहीं हमारे साथ, तो अब रिटायर व्यक्ति हैं, मैं ऐसा अगर मान के चलूँ कि इनके पास एपेटाइट है, इनके पास क्षमता है बाज़ार में प्रवेश करने की 5 से 8 साल, तो क्या कंजर्वेटिव, हाइब्रिड कंजर्वेटिव अप्रोच? जी कविता जी, अगर ये मैं कहूँगी अगर मॉडरेट रिस्क भी लेने की इनकी क्षमता है तो ये करीबन 50% के आसपास अपने पोर्टफोलियो का इक्विटी में रख सकते हैं और बाकी ये डेट में निवेश करें, चाहे तो डेट फंड्स या पोस्ट ऑफिस स्कीम उस तरह के स्कीम्स में निवेश करें। लेकिन अगर जोखिम ले सकते हैं, जो शायद ले सकते हैं क्योंकि वो स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहे थे, तो 50% अपने पोर्टफोलियो का रखें। अब ये इन्होंने 3,000 हर महीने की एसआईपी कही, लेकिन अगर हम 3,000 पर मंथ लें और 13-14% का रिटर्न भी पकड़े जो इक्विटी में पॉसिबल है, ये अपने लक्ष्य तक जो 8 लाख का है तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, ये करीबन 3.5 लाख तक पहुंच पाएंगे इसके अनुसार।
संदीप जी एक बार फिर देख लें, अगर आपने लक्ष्य को चेंज करना है या अगर आप एसआईपी का अमाउंट 3,000 से 8,000 तक पहुंचा पाते हैं तो आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा। मैं कुछ स्कीम्स आपको सजेस्ट करूंगी जो ज्यादा करके लार्ज कैप और मिड कैप ओरिएंटेशन में है, क्योंकि 5 साल का समय है और उतना स्मॉल कैप नहीं रखें पोर्टफोलियो में। तो एसबीआई का लार्ज एंड मिड, एचडीएफसी का एक फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, ये 3 फंड आप एसआईपी के लिए, क्योंकि 3,000 की ही बात कर रहे हैं, तो आप शुरू कर सकते हैं। जो पोस्ट ऑफिस स्कीम्स आप पूछ रहे थे, तो यहाँ पर 2-3 चीजें हैं, आप ध्यान में रख लें। वहां पर आपको ज्यादा करके 7-7.5% के आसपास की रिटर्न बन जाती है। लेकिन वहां पर काफी स्कीम्स में एक लॉक इन पीरियड रहता है। अब आप रिटायर्ड हैं, हो सकता है आपको उन पैसों की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, तो शायद वो ऑप्शन आपके लिए ना हो, क्योंकि एनपीएस एंड उनकी जो बैंक एफडीज रहती हैं, केवीपी, वो तरह के जो ऑप्शंस होते हैं वहां ज्यादा करके लॉक इन रहता है। आप डेट फंड्स या आर्बिट्राज फंड्स कंसिडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। मुझे वहां पर भी आपको 7% के आसपास की रिटर्न मिल सकती है। तो एसबीआई का आर्बिट्राज फंड या जो टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी का एक निफ्टी जीसेक फंड 2030 मैच्योरिटी वाला, ये आप अपने पोर्टफोलियो के लिए कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, संदीप व्यास जी फोन लाइन पर है नहीं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके सवाल थे उसको लेकर पूरी सलाह उनको मिल गई हो। अगली बार संदीप व्यास जी कोई सवाल पूछना चाहें तो फ़ोन लाइन पर भी आ जाइएगा, ताकि हम आपकी विस्तार से विस्तृत प्लानिंग भी कर सकें। बहरहाल सुहास कोठारी जी का मैं सवाल लूँगी। सुहास, माफ़ कीजिएगा, शौकत मेरे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। शौकत? यस मैडम, मैं सुन रहा हूँ। नमस्कार, ईद मुबारक सर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूँ 15,000 रुपए की मंथली। मेरा पर्पज है कि मेरे को 15 से 20 साल के लिए कुछ मेरे पास में पैसे इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, अमाउंट तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं 15,000 की फर्स्ट एसआईपी करना चाहता हूँ, तो मैं कौन से फंड में करूँ? बताएंगे सर। ये बताइए, इससे पहले क्या आप इक्विटी बाजार में कभी आपने निवेश किया है, पैसे लगाए हैं? लेकिन मेरे जो फंड हैं वो मैं आपको एक बार शेयर कर देता हूँ कि मैंने 2-3 फंड में, 1-2 फंड के अंदर लगाए। अच्छा, एक फंड है मेरे बताइएगा। पास में, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का फंड है मेरे पास में, मेरी उसमें 3,000 की एसआईपी है। और एक मेरा एसेट लार्ज कैप के अंदर है, 2 फंड के अंदर है मेरी। कितना है इसमें सर? 3,000? हाँ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 3,000 है, मेरा एसेट में 5,000 रुपए, 8,000 की मैं कर रहा हूँ, 15,000 की मुझे और करनी है। तो मुझे ये बताइए, कब से चल रहा है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मेरा एसेट के लार्ज कैप में? ये 2021 से चल रहा है। 2021 से, ठीक है। चलिए, आपको बताते हैं। और कहाँ से बोल रहे हैं आप? शीरकुरमा, बिरयानी? बीकानेर राजस्थान। अच्छा, सेलिब्रेशन चल रही हैं आपकी ईद की? अभी भी चल रही है मैम। यस, अभी भी चल रही, बिल्कुल बनता है, होनी चाहिए सेलिब्रेशन। चलिए, आपकी सहायता करते हैं, बताते हैं आपको कैसे आगे बढ़ना है। तो श्वेता, कुछ क्लैरिटी आती हुई, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और मेरे के लार्ज कैप में 8,000 कुल मिला के एसआईपी चल ही रही है, बढ़ाकर 15,000 करना चाहते हैं, बताइए। जी, शौकत जी, आपको और आपके परिवार को सबसे पहले तो ईद मुबारक। और आपने जो 2 स्कीम्स कहे, एचडीएफसी फ्लेक्सी में आपको कहूंगी आप एसआईपी वहां जारी रखें, वो बहुत अच्छी स्कीम है। मेरा लार्ज कैप में आपको बेहतर स्कीम्स मिल सकती है, तो आप वहां एसआईपी रोक दें। अब आपके पोर्टफोलियो में दोनों ही स्कीम्स जो है, वहां पे लार्ज कैप ओरिएंटेशन थोड़ी ज्यादा है, तो मैं आपको जो सुझाव दे रही हूँ आगे जाके एसआईपी करने के लिए, वो लार्ज एंड मिड या मल्टी कैप नेचर के हैं। इससे फायदा आपको ये होगा कि आपके पास लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरीज या मार्केट कैप के फंड्स आपके पोर्टफोलियो में आ जाएंगे। तो आप डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, आप एचडीएफसी स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं, आप कोटक का मल्टी कैप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ये 3 तो आप करें ही। इसके अलावा जैसे जैसे अगर आप एसआईपी की अमाउंट बढ़ाते जाते हैं, तो क्वांट का वैल्यू फंड, आईसीआईसीआई का फोकस इक्विटी आगे जाकर आप जोड़ सकते हैं।
लेकिन शुरुआत के लिए एचडीएफसी स्मॉल, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कोटक मल्टी कैप से शुरुआत करें। शौकत, आपको सलाह समझ में आई? ठीक है शौकत, मैं चाहती हूँ कि अभी तो हमने आपको एक स्ट्रैटेजी बता दी है, लेकिन थोड़ा सा और योजनाबद्ध तरीके से मैं चाहती हूँ कि आप सोचें। केवल इन फंड में से आपने स्ट्रैटेजी शुरू कर दी है, निवेश शुरू कर दिया है, तो वो काफ़ी नहीं होता है। आपको अपने लक्ष्यों को आंकने की सलाह दी जा रही है और आप जिस भी मकसद के लिए ये पैसे जुटा रहे हैं, उस मकसद के लिए कितना इकट्ठा करना होगा, एक रफ फिगर पर आप आ जाइए शौकत, ताकि आपकी प्लानिंग और बेहतर हो जाए और क्लैरिटी आ जाए आपके अंदर कि महंगाई की बात हो या उस लक्ष्य के लिए ज़रूरत जितनी है आपको पता चल सके, तब जाके आप एक क्लियर प्लान जो है वो बना पाएंगे अपने लिए। सो फिलहाल ये फंड्स जो आपको बताए हैं श्वेता ने, शुरू कीजिए इन्वेस्टमेंट। ऑल द बेस्ट। चलिए सुहास कोठारी का मैं सवाल लूँगी और श्वेता, यूट्यूब से इनका सवाल है। इन्होंने कुछ जो हमें जानकारी के तहत दिए हैं, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है इनके पास, आईसीआईसीआई का मल्टी कैप है, एचडीएफसी का मिड कैप है, निपॉन इंडिया का ग्रोथ है, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप भी है। कुछ फंड्स जहां इन्होंने अपना निवेश रोक रखा है, आईसीआईसीआई के ब्लू चिप में और एचडीएफसी टॉप 100 में इन्होंने जो है अपना निवेश रोक रखा है। अब पूछ रहे हैं कि क्या रुके हुए निवेश को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए दूसरे फंड्स में। 15 साल का इनका नज़रिया है और रिटायरमेंट के लिए जोड़ रहे हैं। फंड्स पर मैं आऊँ और सुहास की क्वेरी हम स्पेसिफिकली लें श्वेता, उससे पहले मुझे ये बताइए कि ये बहुत लोगों का सवाल होता है दरअसल कि हमने फ़ंड में निवेश तो रोक दिया है, लेकिन क्या हमारा पैसा बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा? निवेश तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा है ना, क्या वो हमको मिलता रहेगा क्या? पहले ये बताइए। जी बिल्कुल कविता जी, आपने एसआईपी रोक दी है, लेकिन आपने फंड से एग्जिट नहीं किया है। तो जब तक आपका इन्वेस्टमेंट उस फंड में है, तो जो फंड की ग्रोथ है वो तो आपको मिलती जाती है। वहां पे कोई दो राय नहीं कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब तक, जैसे इनके केस में इन्होंने एचडीएफसी टॉप 100 में जितना भी इनका वैल्यू है वो बढ़ते चला जाएगा जब तक वो उस स्कीम में है। हाँ, एसआईपी रोक दी है तो वो एडिशनल यूनिट्स नहीं मिल रहे हैं इनको इनके पोर्टफोलियो में, लेकिन जितने भी यूनिट्स थे उनका जो प्राइस तो बढ़ते जा रहा है, तो पोर्टफोलियो या इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है। तो दो चीजें होती है, जब आप एसआईपी कर रहे हैं, हर महीने जब आप वो 1,000 रुपए 5,000 रुपए निवेश कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट्स मिल रहे हैं अपने स्कीम में। जिस दिन आप एसआईपी रोक देते हैं, उतने ही यूनिट्स हैं जो बढ़ते जाते हैं, जो आपको एनएवी में पता चलता है कि एनएवी कितनी बढ़ रही है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब मेरे ख्याल से सुहास की अब सवाल पर आ जाते हैं। तो पहले जिन फंड्स में एसआईपी रोकी है, वो फंड्स पर आपकी क्या राय है? देखिए दोनों ही ब्लू चिप हैं। तो मेरी राय, निर्णय था इनका रोकना सही निर्णय था इनका? जी, इनके पोर्टफोलियो में इन दोनों स्कीम्स में एसआईपी रोकना आई वुड से एक सही डिसीजन था, क्योंकि ऑलरेडी इनके पोर्टफोलियो में अगर हम देखें तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, तो और लार्ज कैप ओरिएंटेशन थोड़ा ज्यादा ही है। एचडीएफसी टॉप 100 थोड़ा देखा जाए तो बड़ी सी स्कीम भी हो गई है, इनके पास एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज भी है पोर्टफोलियो में, तो दोनों स्कीम्स को निकालना सही था। इसके अलावा मैं इनफैक्ट कहूंगी इनके पास आईसीआईसीआई का मल्टी कैप फंड भी है, वहां पर भी वो एसआईपी चाहे तो रोक सकते हैं। अब क्योंकि 2 लार्ज कैप स्कीम्स निकली है, कौन लार्ज कैप है जो ये अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं अगर चाहें तो। इसके अलावा एसबीआई कॉन्ट्रा एक दूसरा स्कीम होगा जहां मैं इनको राय दूंगी कि एसआईपी जोड़ ले। ये बदलाव कुछ जो है वो करने की सलाह दी जा रही है, बहुत ज़रूरी है दर्शकों को, क्योंकि श्वेता होता ये है ना कि जिस भी तरह के फंड्स अगर आपने कोई सलाह नहीं ली है तो अक्सर लोग जो है टॉप परफॉर्मिंग फंड्स को ही पोर्टफोलियो में डाल देते हैं, और ये हमने अधिकतर अब आजकल होता हुआ देखा है, और उसमें भी ज़्यादा करके मिड कैप स्मॉल कैप फिलहाल सबके पोर्टफोलियो में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सलाह मशवरा करके सोच समझ कर फंड्स को लेते हैं। तो कैसे इस स्ट्रैटेजी से बचें कि बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स को आप देखें ज़रूर, जाने क्या है उसके पोर्टफोलियो में फंड के एक्सपोजर के लिहाज से, लेकिन खुद के पोर्टफोलियो में उन फंड्स को जगह देनी चाहिए, ये निर्णय हम कैसे लें या कैसे ना लें?
जी, कविता जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, हमको लगता है जिस स्कीम ने पास्ट में अच्छा किया है, आगे जाकर भी वही स्कीम अच्छा करेगी। लेकिन डेटा बताता है ऐसा नहीं होता है। 25% फंड जो इस साल अच्छे किए होंगे, आगे जाके अगले साल में भी अच्छे करते हैं। जिसका मतलब है 75% यूनिवर्स जिसने आज अच्छा किया है, अगले साल उसके चांसेस हैं कि वो अच्छा नहीं करेगा। तो खाली पास्ट रिटर्न के बेसिस पे हमें हमारा फंड का चुनाव नहीं करना चाहिए। अ, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आगे जाके उस फंड की क्षमता क्या है? अब इसमें दूसरी चीज़ आप देख लें फंड की साइज़ इटसेल्फ क्या है? अगर हम 50,000 करोड़ की एक स्कीम की बात कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में शायद उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर वो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड है, जो इतना बड़ा साइज़ का हो गया है, उसको रिटर्न में इम्पैक्ट आ सकती है। फंड के रिस्क मेजर्स जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि फंड की वॉलेटिलिटी क्या है, वो कितना जोखिम उठा रहा है दूसरे फंड्स के कंपैरिज़न में। ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तीसरी या चौथी चीज़ होती है जो फंड मैनेजर है। अगर उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसकी क्या कैपेबिलिटी रही है, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मैंने 1-2 बातें जो कही वो पब्लिक डोमेन में आपको डेटा नहीं मिलेगा। अ, इसीलिए एक एक्सपर्ट की राय लेना भी ज़रूरी हो जाता है जब अपने फंड का चुनाव आप कर रहे हैं। तो चाहे अब हम जिस माध्यम पे हैं टीवी के थ्रू या किसी एडवाइज़र के थ्रू, लेकिन वो ज़रूरी हो जाता है कि आप वो राय लें और उसके हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में आप चेंजेस करते रहें। और रेगुलरली उसे रूटीनली एक साल में कम से कम एक बार उसे चेक कर लें कि हमारी जो स्कीम्स हैं, वो ठीक हैं या उनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज़ उन्होंने आज तक अच्छा रिटर्न दे दिया इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे ना छेड़ें। हो सकता है कि उससे बेहतरीन स्कीम्स आज के दिन पे अवेलेबल है, तो आपको वहाँ स्विच कर जाना ज़रूरी होता है। जी, जी। चलिए फटाफट आर के प्रकाश जी का सवाल मैं ले लेती हूँ और इन्होंने अपने पिताजी के लिए सवाल पूछा है। रिटायर हो चुके हैं वो और उनके पिताजी चाहते हैं कि जो पैसा उनको मिला है वो इन्वेस्ट करें फिक्स्ड डिपॉजिट में। लेकिन प्रकाश साहब बोल रहे हैं अपने पिताजी को कि म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए आप पैसे जो है निवेश कीजिए। कुछ फंड्स जहाँ पर वो चाह रहे हैं कि उनके पिताजी निवेश करें, निपॉन का लार्ज कैप है, कोटक इमर्जिंग मिड कैप है, क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप है, क्वांट का स्मॉल कैप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप भी है। अब आप बताएं कि किस तरह से आप उनको गाइड करना चाहेंगे उनके पिताजी की रणनीति के लिए। जी। सबसे पहले तो ये आप उन्हें सही राय दे रहे हैं कि वो एफडी में ना निवेश करके इक्विटी फंड्स में निवेश करें बिकॉज़ यू नो एफडी में उन्हें 7 साढ़े 7% की रिटर्न बन जाएगी। अगर यहाँ पे वो 5-10 साल तक रुक जाते हैं तो इन्हें एफडी से ज़्यादा रिटर्न बन सकती है। स्कीम्स जो आपने कही कुछ स्कीम्स आपकी अच्छी हैं। तो कोटक का इमर्जिंग, क्वांट का स्मॉल कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी ये 3 फंड सही है, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। क्वांट लार्ज एंड मिड की जगह मैं आपको सलाह दूँगी आप क्वांट का लार्ज कैप फंड ले लें और इसके अलावा आप एक एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ले लें। ये 2 फंड से इनका जो लार्ज कैप पोर्शन है ना उनको ध्यान में रखते हुए थोड़ा लार्ज कैप ज़्यादा रख सकते हैं। इसीलिए मैं आपको थोड़ी लार्ज कैप ओरिएंटेशन स्कीम्स की सलाह दे रही हूँ। ओके अगला सवाल सोनू कुमार का मैं लूँगी और इनके पास आईसीआईसीआई का ब्लू चिप है और निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और 20 साल में 50 लाख का इनका लक्ष्य है। बताइए। जी। जो निपॉन का जो स्कीम है, वहाँ पे वो एक थीमेटिक कैटेगरी में आ जाता है, वहाँ ज़रूरी हो जाता है कि आप सही समय से उस स्कीम से निकल जाएँ। तो अगर वो आप नहीं कर पाते हैं, तो वो स्कीम आप अवॉइड कर लें। उसके जगह पे जो मैं आपको सलाह दे रही हूँ कुछ आईसीआईसीआई का ब्लू चिप आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। इसके अलावा एक इन्वेस्को का स्मॉल कैप फंड आप चाहे तो जोड़ सकते हैं और अगर एक चाहे तो एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। और राइट श्वेता अगला सवाल दीपक प्रजापति का मैं लूँगी और इनके पास बहुत सारे फंड्स हैं देखिए इनके पोर्टफोलियो में और इन्होंने अपने और अपनी वाइफ का पोर्टफोलियो जो है वो भेज रखा है 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं
और 15 से 20 साल है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की शादी, खुद का रिटायरमेंट गोल है 3 करोड़ का, और कुल मिला के जो फंड मिक्स है उन्होंने बता रखा है। काफ़ी सारे फंड्स हैं, इसलिए मैं नाम नहीं ले रही हूँ। बताइए। जी। दीपक जी, सबसे पहले तो मैंने आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स देखी। पहला मेरा सुझाव आपके लिए ये है, आपकी जो इक्विटी और डेट की एलोकेशन है वो करीबन 60% इक्विटी है और बैलेंस डेट में है, जो आपने मुझे पीएफ बताए हैं, आपके और आपकी वाइफ का मिला के। तो आपकी जो होराइजन है, आप 15 साल के आसपास का समय देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आप 70% के आसपास इक्विटी में जा सकते हैं। तो वो एक चेंज सबसे पहले तो आप अपने पोर्टफोलियो में कर लें। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी, हर साल अगर आप स्टेप अप कर सकते हैं अपनी एसआईपी, वो आप ज़रूर करें, क्योंकि वो आपको अपने लक्ष्य के ओर और जल्दी ले जाएगा। तीसरी मैं आती हूँ आपके स्कीम्स पे। जैसे कविता जी ने भी कहा, बहुत सारी स्कीम्स हैं अपनी पोर्टफोलियो में। तो कुछ स्कीम्स जो मैं आपको अभी नाम बोल रही हूँ, वहाँ पे आप एसआईपी रोक दें और जो लमसम हो जमा हुआ है, वो भी आप उन्हें निकाल सकते हैं अगर वो एग्जिट लोड के बाहर है। मेराई का लार्ज एंड मिड कैप फंड, निप्पॉन का स्मॉल कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई ब्लू चिप और एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज, ये 5 स्कीम आप एसआईपी रोक लें और पोर्टफोलियो से निकाल दें। कुछ स्कीम्स की साइज बहुत बड़ी है और बेहतरीन स्कीम्स, बेहतर स्कीम्स दूसरी कैटेगरियां इन्हीं कैटेगरी में अवेलेबल है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज हाइब्रिड है, तो जैसे मैंने कहा, आपकी पोर्टफोलियो में इक्विटी की जरूरत ज्यादा है डेट के कंपैरिजन में, तो आप हाइब्रिड फंड निकाल दें पोर्टफोलियो में। जहां आप एसआईपी चालू कर सकते हैं, ऐसी कुछ स्कीम्स, कैनरा का फ्लेक्सी कैप फंड, कॉन्ट का एक्टिव फंड, आईसीआईसीआई प्रू का डिविडेंड यील्ड फंड, ये 3 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। चलिए, मेरे ख्याल से सवाल जवाब के सिलसिले को आज हमें यहीं थामना होगा। श्वेता, समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन अपना फाइनेंस मिनिस्टर में पेशकश यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। हम एक ब्रेक पर जा रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार निवेश की एबीसीडी और इहाब दलवई फंड मैनेजर आईसीआईसीआई प्रू के बताएंगे मल्टी एसेट एलोकेशन में निवेश करने के फ़ायदे।